हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल लूसिड पुस्तक में स्वागत है। आज हम देखेंगे साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर प्रश्न है। पहला प्रश्न है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से किस कारक पर निर्भर करती है? एक नंबर है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, बी नंबर है तापमान, सी नंबर है लंबाई, डी नंबर है प्रतिरोध। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर तापमान। तापमान और पदार्थ की प्रकृति पर प्रतिरोधकता निर्भर करता है। प्रतिरोधकता होता क्या है? प्रतिरोध आर बराबर रो एल बाय ए। तो यहाँ जो रो है यही प्रतिरोधकता है या विशिष्ट प्रतिरोध है। इसका एसआई मात्रक ये इसका एसआई मात्रक हो जाएगा रो बराबर अगर करेंगे तो आर ए बाय एल हो जाएगा, और इसको तोड़ेंगे तो ओम मीटर स्क्वायर और मीटर आएगा, तो मीटर मीटर कटेगा तो ओम मीटर हो जाएगा इसका मात्रक। दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है? ए नंबर कैलोरी, बी नंबर है वाट सेकंड, सी नंबर में है किलोवाट घंटा, डी नंबर है जूल। तो विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई हो जाएगा किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा इसको तोड़ेंगे, किलोवाट को अगर तोड़ेंगे तो 1000 वाट होगा, और घंटा को मिनट में 60 मिनट, फिर मिनट को सेकंड में, तो सेकंड में बदलने के बाद 60 गुना 60 इतना सेकंड लिखा जाएगा, वाट सेकंड में बदल जाएगा, और सबको मिलाकर के हो जाएगा 36, और 10 का पावर हो जाएगा 5, इतना जूल हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर। तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, गांठ कोशिकाएं परिक्रिया में शामिल है। ए नंबर वाष्पीकरण, बी नंबर परिसंचरण, सी नंबर भोजन का परिवहन, डी नंबर है उष्ण गतिशीलता। तो गांठ कोशिकाएं प्रक्रिया में शामिल है तो ये वाष्पीकरण में शामिल होगा। गांठ कोशिका का काम वाष्पीकरण करने का होगा, ये पादप से संबंधित है। चौथा नंबर प्रश्न है, कार के रियर व्यू दर्पण के रूप में प्रयुक्त एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 2 मीटर है। यदि कोई बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उत्तल दर्पण का बना होता है साइड मिरर, और उसकी फोकस दूरी है 2 मीटर, तो ये प्लस में होगा एफ बराबर 2 मीटर। और कहा जा रहा है कि 3 मीटर की दूरी पर स्थित है बस, तो इसका यू माइनस के रूप में हो जाएगा, दर्पण के बाईं ओर रहेगा, तो इसलिए माइनस के रूप में होगा, चिन्ह परिपाटी के अनुसार 3 मीटर हो जाएगा, -3 मीटर। तो प्रतिबिंब बताना है तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है दर्पण सूत्र। हमको भी निकालना है तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/2 माइनस 1/-3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इससे 6 एलसीएम आएगा 3 + 2, तो 5/6 हो जाएगा। और v का मान अगर इससे निकालेंगे तो v बराबर पलट करके आएगा 6/5, और 6/5 को हल करेंगे तो निकलेगा 1.2 मीटर दर्पण के पीछे 1.2 मीटर की दूरी पर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, दर्पण के पीछे 1.2 मीटर की दूरी पर। चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे, 5वां नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है? पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाना, सोडा एसिड अग्निशामकों में, कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में, केक बेकिंग हेतु। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पेयजल को कीटाणु मुक्त करने में होता है, ऑक्सीकारक अभिकर्मक के रूप में होगा, लेकिन सोडा एसिड अग्निशामक में नहीं होगा। इसमें सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का उपयोग होता है, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग क्या होता है? केक में भी इनका प्रयोग होता है। तो इन दोनों में से कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन में ऐसे आंसर में 4 बी नंबर और 2 नंबर सी नंबर, ये दोनों आंसर होगा। छठा प्रश्न है, एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणु के फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती है वह कौन सी है? कंडोम का उपयोग, कॉपर टी का उपयोग, सर्जरी, गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग। तो कॉपर टी का उपयोग हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कॉपर टी का उपयोग। 7वां नंबर प्रश्न है, न्यूलैंड के अष्टक में किन 2 तत्वों के गुण समान पाए थे? न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था आवर्त सारणी को सजाते समय, तो इनके समय में टोटल 56 तत्व ज्ञात हो गए थे, 56 तत्व। तो न्यूलैंड के अष्टक तत्वों में 2 तत्वों का अगर समान गुण का पता करना है तो इनका जो अष्टक नियम था वो भारतीय संगीत के 8 स्वर्ण पर आधारित था, तो जो तत्व समान गुण वाले मिलेंगे वो एक ही वर्ग में रहेंगे। तो
इसमें 8 जोड़ करके देखेंगे, पहले वाले तत्व में दूसरा वाला तत्व अगर मिल जाता है तो वो न्यूलन का अष्टक नियम फॉलो करेगा। जैसे ए नंबर ऑप्शन में लिथियम होता है 3, और 3 में अगर 8 जोड़ते हैं तो 11 होता है, तो ये सोडियम प्राप्त हो गया। तो ये संभव है, इसका आंसर यही एक नंबर होगा, ये अष्टक नियम को फॉलो करता है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि न्यूलन का अष्टक नियम कैल्शियम तक ही, जिसकी परमाणु संख्या 20 होती है, वहीं तक लागू होता है, उससे आगे नहीं हो पाए, ये उतना सक्सेस नहीं हो पाएगा। सोडियम मैग्नीशियम ये नहीं होगा, सोडियम 11 होता है, मैग्नीशियम 12। उसी प्रकार ये हाइड्रोजन थोरियम ये नहीं होगा, कैल्शियम क्लोरियम ये भी नहीं होगा, तो ये नंबर इसका आंसर सही है। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता है? घोंघा, तितली, गोरैया, शलभ, मौत। तो ये घोंघा हो जाएगा, जिसमें लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं पाया जाता है। इसके मादा और नर दोनों में बदलाव किया जा सकता है, ये अपने अनुसार बदल सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जामों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। 9 नंबर प्रश्न है, प्रकाश किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण डैश के बराबर होगा। अगर ये माध्यम का इंटरफेस है और एक ये अभिलंब है और इसी के अनुदिश अगर ये किरण जाएगा, किरण ऐसे गुजरेगा तो वो सीधे निकल जाएगा, तो कोण 0 डिग्री का बन जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 0 डिग्री। 9 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, 0 डिग्री। अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा, एसिटिक अम्ल का विघटन नहीं होता है, पायरुविक अम्ल से CO2 और जो है कि जल का निर्माण होता है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में ये देखा जा सकता है कि इसके बाद पायरुवेट अम्ल की सहायता से CO2 जल और ऊर्जा 38 ATP के लगभग में ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। तो यही कथन गलत है कि इसमें एसिटिक अम्ल विघटित होता है, एसिटिक अम्ल नहीं होता है। 11 नंबर प्रश्न है, समूह के निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक अधात्विक गुण होते हैं? तो 4 ऑप्शन है, तो सबसे ज्यादा अधात्विक गुण इन चारों में से ऑक्सीजन में हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? RBC, मस्तिष्क कोशिका, WBC, यकृत कोशिका। तो चारों में से कौन अपने आकार को बदलने में क्षमता रखता है? तो वो WBC हो जाएगा, WBC कारगर इसके लिए। 13 नंबर प्रश्न है, यदि हम डैश में अमोनिया का विलयन मिलाते हैं तो एक सफेद अवक्षेप बनेगा। AlCl3, BaNO3(2), KNO3, MgNO3(2). तो हम अमोनिया का विलयन किसमें मिलाएंगे जो एक सफेद अवक्षेप के रूप में निर्माण करेगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, AlCl3। अगर AlCl3 में अमोनिया का विलयन डालें, NH3 प्लस H2O विलयन हो गया। अब देखेंगे कि इसके बाद जो निर्माण होता है AlOH3 सफेद अवक्षेप बनेगा और NH4Cl ये दो निर्माण होगा। इसमें से AlOH3 सफेद अवक्षेप के रूप में निर्माण होगा। तो इसका आंसर ए नंबर है। 14 नंबर प्रश्न है, एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक अस्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय के बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में इनमें से कौन से कथन सही है? यह अवतल गोलीय दर्पण है, इसकी फोकस दूरी धनात्मक है, या एक अभिसारी दर्पण है? तो इसमें से अवतल गोलीय दर्पण और यह एक अभिसारी दर्पण है, ये दोनों बात इसके लिए ठीक है। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि गोलीय अवतल दर्पण में अनंत से आने वाली प्रकाश को या फोकस पर केंद्रित करेगा, क्योंकि अनंत से जो भी वस्तु आएगा वो फोकस पर आकर के बनेगा, और इसी को अभिसारी दर्पण बोला जाता है। और इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, धनात्मक में, एफ जो है माइनस में होगा। 15 नंबर प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के
बाएं हाथ का नियम, तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम ये मैक्सवेल का ही। तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम इसका आंसर हो जाएगा। फ्लेमिंग का दाहिना हाथ, अगर इसको तर्जनी मान, और ये हो गया ये अंगूठा, तर्जनी और एक मध्यमा, तो तर्जनी जो है ये चुंबकीय क्षेत्र दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा, और अंगूठा जो है कुंडली की गति बताएगा, ये गति बताएगा। तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार मध्यमा जो है, मध्यमा वो धारा, प्रेरित धारा की दिशा बताता है, धारा की दिशा। तो इसका आंसर यही होगा कि निकलेगा कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार ये क्रिया किया जा सकता है। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है? तो बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड मिलकर के बना रहा है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। तो इसमें संतुलित खोजना है। जैसे कि एक ए नंबर में देखेंगे ये संतुलित है क्या नहीं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो Cl क्लोरीन 4 हो जा रहा है इस ओर, उत्पाद की ओर, अभिकर्मक की ओर क्लोरीन हमें 6 हो जा रहा है, तो एक नंबर का आंसर सही नहीं है। दूसरा देखेंगे, और क्लोरीन तो इधर 6 हो जा रहा है, एल्युमिनियम 2 है, और ऑक्सीजन अगर देखा जाए तो इधर 12 है, इधर भी 12 है, और सल्फर 3 हो जा रहा है। तो बी नंबर इसका आंसर सही है, संतुलित समीकरण है। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां संभव है? चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो सकती है, चुंबकीय बल रेखाएं केंद्रित विपरीत हो सकती है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर सकती है। अगर एक चुंबक ले ऐसे, इधर नॉर्थ इधर साउथ, तो इस तरह मैग्नेटिक फील्ड जाता है, तो इसमें सकेंद्रीय विपरीत हो सकता है, एक दूसरे के समांतर जा सकता है ये, लेकिन एक दूसरे को काट नहीं सकता, प्रतिच्छेदित नहीं कर सकता। तो इसका आंसर ए बी होगा, सी नंबर। 17 का आंसर सी नंबर होगा, दोनों होगा ए बी। अब 18 नंबर देखेंगे, मानव वृक्क में वृक्काणु के नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंदन से इनमें से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनःअवशोषण कर लिया जाता है? तो इन चारों में से कौन सा आंसर होगा? तो सी नंबर हो जाएगा, ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल का पुनः अवशोषण कर लिया जाता है, ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल का। 19 नंबर प्रश्न है, दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया में ए बी के स्थान पर क्रमशः क्या क्या आएगा? ए और बी के स्थान पर क्या क्या आएगा? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक दूसरे से विस्थापित हो जाता है, तो यहाँ पर Ag के साथ NO3 आ जाएगा और K के साथ Br आ जाएगा। तो ये देखेंगे ये जिसके साथ होगा वही आंसर सही होगा। तो ये यहाँ पर AgNO3 और KBr, तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? स्थिर अनुपात को नियम को संतुष्ट करने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए, अभिकारकों और उत्पादों के उन मानों के अनुपात को दर्शाने के लिए जिनमें यह अभिक्रिया करते हैं, अभिकारकों और उत्पादों के उन आयतनों को दर्शाने के लिए जिनमें यह अभिक्रिया करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए। इसका बी नंबर आंसर सही होगा। अगला प्रश्न 21 नंबर, गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई पड़ता है? तो ये अपवर्तन, परिकिरण, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, तो प्रकाश के परिकिरण के कारण किरणल प्रभाव होता है, आकाश नीला दिखाई देता है परिकिरण के कारण। परिकिरण की घटना तभी संभव है जब वायुमंडल मतलब धूल कण मौजूद है। एक बल्ब अगर लगाते हैं और वो रोशनी चारों दिशा में फैला रहा है, तो इसका कारण भी प्रकाश के परिकिरण है। जिसका परिकिरण जिस रंग का अधिक होगा उसका तरंग दैर्घ्य कम होगा। 22 नंबर प्रश्न है, दो तार ए बी एक ही पदार्थ से निर्मित है और उनकी लंबाई समान है, किंतु अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है। मतलब तार लंबा है और मोटा, कोई तार मोटा है कोई तार पतला है, क्योंकि क्षेत्रफल जो उसका भिन्न भिन्न है। यदि तार ए का प्रतिरोध तार बी के प्रतिरोध का 16 गुना है, तो तार ए और बी के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो आर बराबर रो एल बाय ए होता है प्रतिरोध, और इस प्रतिरोध में लंबाई समान है, तो एल से कोई मतलब नहीं है, ए जो नीचे है ए, तो ये क्षेत्रफल को दिखाई बता रहा है, तो क्षेत्रफल अलग अलग बदलेगा, तो वही क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है दोनों का। तो सबसे पहले तार ए और तार बी का तुलना क्या हुआ है कि कितना गुना उसका प्रतिरोध है। R1 अगर तार ए का प्रतिरोध समझे और R2 तार बी का प्रतिरोध समझे, तो तार बी के प्रतिरोध का 16 गुना तार ए का प्रतिरोध है। ये एक लाइन हो गया, और हमको दोनों का
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल चाहिए। तो इसको हम फॉर्मूला के अनुसार बनाएंगे कि R1/R2 कर लेते हैं, और इधर अगर R1/R2 किए तो इधर R को देखें तो L/A लिखाएगा। L तो समान है, वो बाद में कट ही जाएगा। तो पहले तार ए का क्षेत्रफल भी यही मान लेते हैं, तार ए का क्षेत्रफल ए और तार बी का क्षेत्रफल बी। तो 1/A और नीचे भी R2 के लिए 1/B ले लेते हैं। अब आगे बनाएंगे। R1 और R2 को देखें तो R1 बराबर 16 R2 है, तो R1 की जगह 16 R2 लिख देंगे और R2 आ जाएगा नीचे। अब 1/A और 1/B राइट साइड में, इसको अगर पलट के लिखे तो B/A, और यहाँ B और A जो है ये क्षेत्रफल है तार ए और तार बी का। तार ए का क्षेत्रफल ये हो गया, तार बी का क्षेत्रफल भी हो गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल नीचे रहता है इसलिए वो पलट के लिखा। R2 कट गए। अब 16/1 बराबर B/A हो गया, लेकिन वहाँ पूछ रहा है ए तार ए और तार बी के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इसको अगर हम पलट के लिखेंगे तो A अनुपात B बराबर, ये भी पलट के लिखाएगा 1/16, 1/16। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, B/A 16/1 आया था, पलट के लिखेंगे 1/B बराबर 1/16। 22 नंबर कंप्लीट हो गया। एक अंतिम प्रश्न है 23 नंबर। निम्नलिखित धातुओं को अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, पारा, चांदी। तो इसका आंसर कौन सा होगा? पोटेशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा, उसके कम सोडियम, फिर जिंक, तब कॉपर, फिर पारा, तब चांदी। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अभिक्रियाशीलता, धातु की अभिक्रियाशीलता, मुख्य धातु की सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद जिंक, और जिंक के बाद लोहा आ जाएगा Fe, उसके बाद लेड, शीशा आ जाएगा। अब हाइड्रोजन से जो नीचे है उसमें कॉपर आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, और कॉपर से नीचे पारा आ जाएगा, और पारा के बाद Ag और Au आएगा। चांदी और सोना, सबसे कम सोना और सबसे अधिक पोटेशियम। तो यहाँ पर ये प्रश्न सारे समाप्त होते हैं।